स्क्रीन दिख रही है सबको? जी मैम। यस मैम। इसके पहले आपको अधिहरि अधिगोपा जो भी पढ़ाया गया है वो इसी से ही संबंधित है, ठीक है। तो अब जब उपजरसम उपशरदम ये सब पढ़ेंगे, ये सब मिलता जुलता ही है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। और मैंने बताया था आप लोगों को नदी भीष्ट सूत्र के बारे में। यह ऐसा सूत्र है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी है और उस सूत्र का महत्व भी है। नदीवाचक हो या सामान्य नदी या विशेष नदीवाचक हो और समाहार में हो यानी कि समूह में हो, तब वहां पर नदी भीष्ट सूत्र से अव्ययी भाव समास में गिना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होने के बावजूद भी इसे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिना गया। तो इस दृष्टि से इसको आप हमेशा नोटिस में रखेंगी कि नदी भीष्ट सूत्र आए तो कहीं गलती से आप द्विगुण न मार दीजिए। अब आपका नेक्स्ट सूत्र आता है तद्धिता। तद्धिता एक अधिकार सूत्र है, इसको बस इस रूप में तैयार करिए। उसका अधिकार कहां से लेकर कहां तक है? 5वें अध्याय से समाप्ति तक तद्धित का अधिकार है, मतलब तद्धित का प्रकरण है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि तद्धिता यह सूत्र किस प्रकार का है, अधिकार, विधान, विधि इत्यादि इत्यादि। तब आप उसको रिप्लाई कर सकती हैं कि यह एक अधिकार सूत्र है और समास प्रकरण में आता है और अव्ययी भाव समास से लेकर के तद्धिता तक इसकी प्रसंग माना गया है। अब आपका नेक्स्ट सूत्र है समासांत टच प्रत्यय विधि सूत्र। यह टच को विधान करता है। टच एक प्रत्यय है और उस टच का विधान किए जाने वाले जितने भी उदाहरण हैं वो सब समासांत प्रकरण यानी कि समास के आखिरी वाले माने जाते हैं और टच विधान सूत्र कहे जाते हैं। तो इसका पहला सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यश्च। अब ये सूत्र कहता क्या है? अव्ययी भावे समास में यानी कि अव्ययी भाव समास हो उसमें, और अव्ययी भाव समास कब होगा? जब वो अव्ययवाची होगा, यानी कि एक पद अव्यय होगा, दूसरा पद तद्धित होगा, पूरा पद अव्यय में होगा, उसे हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत डालेंगे। अब आप उस उदाहरण को देने के बाद अव्ययी भाव समी समृद्धि के अर्थ में लेंगी और यहाँ पर अव्ययी भाव समास में शरद आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय। समासांत कहने का मतलब है कि ये पूरा समास का प्रकरण है, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाके वो समासांत करके कुछ ऐसे मैटर देते हैं कि ये समास के अंत में आ रहे हैं। तो उसमें कुछ अव्ययी का प्रकरण होगा, कुछ तत्पुरुष का होगा, कुछ बहुव्रीहि का होगा, कुछ द्वंद्व का भी हो सकता है, द्विगु का भी हो सकता है, तो उसे समासांत प्रकरण बोलते हैं। तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें ये समझना है कि शरद वर्ड हो, शरद प्रभृति भी से तात्पर्य है आदि, शरद शब्द हो या फिर आदि यानी कि उससे संबंधित और भी शब्द हो। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल शरद शब्द से ही टच प्रत्यय हो, टच प्रत्यय और भी होगा, शरद होगा, कुछ और वर्ड्स आएंगे, किसी का टी संज्ञक होगा, कुछ ऐसे ही शब्द आएंगे जिसपे टच प्रत्यय माना जाए। तो शरद आदि यानी शरद इत्यादि प्रभृति भी आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय हो। कहां पर लगेगा टच प्रत्यय? समास के अंत में, मतलब जो समास का जो पद बनेगा उसके आखिरी में लगेगा, ये भी बता दिया। अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्य, अव्ययी भाव समास में शरद आदि शब्दों से कौन सा प्रत्यय हो? टच प्रत्यय हो, समासांत टच प्रत्यय, यानी पूरे समास के अंत में टच प्रत्यय लिया जाए। इसका दो उदाहरण देते हैं, एक है उपशरदम और दूसरा प्रतिविपाशम।
अब उपशर्दन क्या है? उप यानी कि जानते ही हो समीप के अर्थ में होता है। तो समीप, समृद्धि, वृद्धि पढ़ा होगा पीछे, 16 अव्यव के अंतर्गत आएगा। बाकी सारी प्रोसेस अधिहरि की ही भांति होगी। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैंने जब अधिहरि का करवाया था तो अधिगोपा उसी तरह से था। तो एकता ने करके दिखाया था, बहुत अच्छा किया था। पर जब ये नहीं करना है कि डायरेक्ट शुरू हो जाना है, अधिगोपा भी करोगे तब भी अधिहरि वाले सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं, मतलब उसको पूरे लिखना है। ये नहीं कि बस इसमें जरा सा चेंज है, नाम विभावो अमयंत पंचम्या और हिस्सो नपुंसक प्रातिपदिकस्य इत्यादि इन सूत्रों को डाल दिया और बता दिया कि अधिगोपा बन गया। नहीं, आपको पूरा शुरू से लेकर के लौकिक, अलौकिक, फिर उसके बाद पूरा सूत्र की समासांत में है, फिर इस 16 अव्यय वाले जो सूत्र है उस सूत्र को लिखना है। फिर उसके बाद उसमें कैसे उपसर्जन पूर्वम हो रहा है, प्रथमा पहले आ जा रहा है, फिर उसके पत्तन जैसे समास, उपसर्जन इत्यादि सारी क्रियाएं करनी है, मतलब उसमें सारे प्रोसेस दिखाने हैं। अभी आपको 1-2 दिन में मैं आप लोगों को सभी सूत्रों का ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाऊंगी। तो आज जैसे कि मेरा ये तरीका यही है कि पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आप इस चीज से परिचित हो जाए। तो वो जब ये अव्ययभाव जैसे ही कंप्लीट होगा उसी दिन से इसके उदाहरण लेके लगभग एक दिन में 5-5, 6-6 उदाहरण लेके मैं ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी। तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप बढ़िया से करोगे भी। और परीक्षा में आएगा तो आपको आधा अधूरा नहीं एक्सप्लेन करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, सारे सूत्र बताने होंगे। तो यहाँ पर है अब उपशर्दम यानी कि शर्दाया समीपा इति उपसर्ग। अब समीप के अर्थ में है तो निश्चित रूप से अव्यय विभक्ति इत्यादि वाला सूत्र लगेगा और उसके साथ समास बनेगा। और षष्ठी में आके शरद, बेटा नेट चला गया है, आवाज आ रही मेरी? यस मैम। अच्छा, तो अब उसके साथ शरद यस उप होगा। अब आप लोग को पता ही होगा, सब अच्छे से जानते भी होंगे कि उप को हम पहले कर लेंगे किस सूत्र से, भी आपको पता होगा, प्रथमा निर्दिष्ट समास पूर्वम, पहले उपसर्जन संज्ञा देंगे, उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम से उसको पूर्व में कर देंगे। ये सब प्रोसेस होगा, फिर आपका पद बनेगा उप शरद। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शरद आदि शब्द है तो शरद द है, मतलब पूरा द नहीं है, आधा द है, उसके साथ वर्ण नहीं लगा है, इत्यादि नहीं है, तो उप शरद यस उप। अब उप को उपशरद बना दिया तो रूप क्या बना? उपशरद। अब इसमें कहा गया है कि अव्यय भावे शरद प्रभृति सूत्र समास के अंत में टच प्रत्यय लगाएगा। तो जैसे ही हमने इसके पीछे टच प्रत्यय लगाया तो चूटू एक ऐसा सूत्र है जो कहता है चूटू, चूटू सूत्र, यानी कि अगर च अंत में हो, ट अंत में हो तो ऐसे को दोनों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो आपका च भी लोप हो गया, ट भी लोप है, इससे इत संज्ञक करेगा, चूटू से इत संज्ञक करेगा और त से लोपा से लोप करेगा। ये सूत्र तो ऐसा है कि हमेशा रट लेने वाली चीज है। चूटू छोटा सा सूत्र है, वो क्या करता है कि च वर्ण में हो, ट वर्ण में हो तो उनका इत संज्ञक हो जाता है, और जिसका इत संज्ञक होता है तो तस्य लोप तैयार रहता है कि मैं तुरंत लोप करूंगा। जैसे हलंत्यम से इत संज्ञा हो गया तब भी तस्य लोपा से लोप होगा, उपदेश जनुनासिक से इत संज्ञक होगा तब भी जो है तस्य लोपा से लोप होगा। उसी तरह चूटू से इत संज्ञक और तस्य लोपा से लोप होके जो आपका टच प्रत्यय है उसका च भी चला गया और ट भी चला गया, और बचा क्या? सिर्फ अ बचा। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसमें, इसमें ध्यान दीजिए जहां मैं कर्सर कर रही हूं केवल अ बचा है। उप शरद अ दिख रहा है, तो अ क्यों बचा? क्योंकि जो टच का ट भी था और च भी था वो दोनों चला गया। च के पास चूंकि च जो है उसके साथ अ नहीं था, टच टच ये था, तो च के पास अ तो था नहीं, तो च तो चूटू से चला गया। अब ट बचा, ट में क्या क्या है? ट भी है और अ भी है, तो ट को लोप किया, वो अ को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये चूटू प्रत्यय कहता है कि अगर ट वर्ग में हो और च वर्ग में हो तो मैं उसी का इत संज्ञक करूंगा।
तो इस आधार पे इत्संज्ञा करके तसलो पसलो होके यह उपशरद अ बना। अब यहाँ पर आपको समस्या कुछ नहीं हुई, क्योंकि ये उपशरद था, इसके साथ कोई वर्ण स्वर नहीं था, तो स्वर मिलते ही ये पूरा उपशरद रूप बन गया। अब इसके बाद सब कुछ वापस वही प्रक्रिया है, मतलब इसमें शुरू की अधिहरी वाली प्रक्रिया है, बाद की अधिगोपा वाली प्रक्रिया है, और बीच में बस एक नया सूत्र लगा के टच पे लाना है, अ को उसमें जोड़ देना है। इसमें कोई नया नहीं है, कुछ भी इसमें ये नहीं है कि अब इसमें हम क्या करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो देखिए उपशरद बना। अब इसमें क्योंकि प्रातिपदिक मैंने बताया आपको कि अव्यय पद होता है, लेकिन जब कोई रूप बन जाता है उसका जोड़ के, तब वह जो पद बनता है वो प्रातिपदिक होने के कारण, यानी कि जो सामसिक पद बनता है वो प्रातिपदिक होने का सू इत्यादि की प्राप्ति होगी ही होगी। अब सूट लगने पर ना विभावो अमी अंत पंचम्या से उसको अम भाव हुआ। अम भाव होते ही अब दोनों के पास अ है और उसके पास पहले से अ है, तो चूंकि दीर्घ संधि हो जानी थी, लेकिन दीर्घ संधि को अमी पूर्व ने रोक कर, अमी पूर्व कहता है पूर्व रूप आदेश। पूर्व रूप आदेश यानी कि दो स्वर दिए हैं, जैसे मान लो राम है और राम है, मान लो विद्या है और आलय है, ठीक है, विद्या के बाद भी अ है और उसके आलय के पहला वर्ड भी अ है। तब इन दोनों वर्णों में हम अगर हम ये सूत्र नहीं लगाते हैं तो हम संधि करके विद्यालय बनाते हैं, लेकिन अगर अमी पूर्व लगाते हैं तो वो कहता है पूर्व रूप हो, यानी कि पहला वाला जो वर्ण हो, जो भी स्वर हो, उसका रूप दूसरा वाला भी हो जाए। मान लो अगर पहले में अ है तो अ हो जाए, अगर पहले में आ है तो आ को ले लेंगे, अगर पहले में ई है तो ई को ले लेंगे। ये चीज यस्यति च करता है। यस्यति च कहता है अगर इकार उकार है तो हम इकार को, मतलब जो भी पहला वाला इकार है या पहला वाला उकार है, हम उसको लेते हैं। तो इस तरह के सारे सूत्रों के विधान होते हैं, वो बारी बारी चलते रहते हैं और आपके कोर्स में हमेशा रहेंगे। तो बहुत ही जरूरी होता है कि उस सूत्र एकदम जबान पे रहनी चाहिए आपके, एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल एक एक सूत्र को मालूम हो, पट से बोल सके, और सूत्र बताते समय उसका मीनिंग भी पता हो। ये नहीं कि आपने चूटू कह दिया और आपको पूछा जाए कि इसमें क्या होता है, फिर आप जो है शांत हो जाइए। आप जो भी सूत्र बताइए उसका मतलब पता कि इससे ये चीज हो जाता है, मुझे इतना पता है कि इस सूत्र से मैं लोप करूंगी, इस सूत्र से मैं इसका विधान करूंगी, इस सूत्र से इसका ये रूप हो जाएगा। ये चीजें बहुत बहुत ही सामान्य होती है। अगर शुरू शुरू में हम सोचते हैं तो हमें थोड़ी क्लिष्ट लगती है, लेकिन जब बार बार उसी चीज को पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं और बार बार अभ्यास भी, आगे आने वाले जितने भी समाज के प्रकरण आएंगे सब में यही सब सूत्र आएंगे, तो वो रिपीट होते होते आपको भी याद हो जाएगा। तो आप खुद कहोगे कि मैम ये तो हमें खुद तैयार हो गया, आप मुझे बताने लगो कि अमी पूर्व मैम यहाँ लगेगा, चाहे यहाँ चूटू लगेगा, चाहे यस्यति लगेगा इत्यादि। तो अब यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अभी पूर्व से पूर्व रूप होकर उपशरद रूप बन गया। अब अगर परीक्षा में उपशरद आता है तो उसका कोई नया प्रोसेस नहीं है, वही लौकिक विग्रह, वही अलौकिक विग्रह, अधिहरी वाली सेम प्रक्रिया होगी। और फिर उसके बाद आपका नया सूत्र आएगा, अव्ययी भाव शरद प्रवृत्ति, उससे टच आएगा, टच का अ बचेगा, उस अ को रोके पूरा उपशरद रूप बन जाएगा। उसके बाद ना सु लगाएंगे, सु का लोप करेंगे, फिर ना विभाव अमियंत में सु को अम भाव हो जाएगा, और अम भाव होते ही अमीपुर से पूर्व होकर उपशरद रूप बन जाएगा। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस प्रतिविपाशम की है। तो प्रतिविपाशम भी एक नदी के ही बारे में है, मतलब विपाशा नदी की ओर, प्रतिविपाशा विपाशा नदी की। अब इसमें क्या है, वही आपका टच प्रत्यय लगेगा, और इसमें जो समास होंगे वो मतलब जो भी प्रक्रिया होगी वो सब कुछ उपशरद की ही भांति होगा। बस लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह आप इसको देख लीजिएगा, इसका लौकिक विग्रह क्या होगा और अलौकिक विग्रह। प्रतिम प्रतिम विपाशा इति प्रतिविपाशा, और इसको षष्ठी विभक्ति लगा के और फिर टच लगा के सारे कुछ सेम टू सेम प्रोसेस। अब उसके बाद आता है इतना समझ में आया सबको? जी मैम। हाँ। अब आपका नेक्स्ट सूत्र आता है जराया जरस्य। ये सूत्र बहुत ही सरल है,
लेकिन जितना सरल है उतनी बार वो परीक्षा में पूछा भी जाता है। जराया जरश्च दे देगा सूत्र, जराया जरश्च क्या है, फिर आप सोचती रहेंगी कि यार ये क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल उसका मीनिंग है, जरा पद को जरस हो जाए, जरस च कहा है पर जरस है, जरा शब्द को जरस। अगर कोई भी समास है, कोई समासिक पद है और समास का विधान हो रहा है और उसमें जरा पद है, तो उस पद के साथ उस पद को हटा के जरा को जरस हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जरा यानी कि बुढ़ापा के अर्थ में वृद्धावस्था, और अब उपजरसम यानी कि वृद्धावस्था के समीप आ गए हैं। तो जो कि समीप आ गया तो समीप समृद्धि वृद्धि अव्यय विभक्ति वाला जो सूत्र है वो सूत्र आएगा, उसके बारे में अव्ययी भाव के अंतर्गत ये गिना जाएगा और आपका सूत्र बनेगा कि जरा यस उप। अब उस जरा को जरस कर देंगे और उप को हम पहले ला देंगे, तो क्या बन गया उपजरस। अब उपजरस होती ही वो उसी से संबंधित है, इसमें भी टच प्रत्यय आएगा, तो टच प्रत्यय आने इसमें तो आपका और आसान काम हो जाएगा, क्योंकि जो जरस था वो अभी उसमें स में पूर्ण स नहीं था, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, केवल आधा स है। तो उसी अ के साथ इंक्लूड होने पर यानी कि जो टच का अ बचेगा उस अ को जोड़ते ही आपको उपजरस रूप प्राप्त हो जाएगा। अब उपजरस प्राप्त होते ही सु इत्यादि की प्राप्ति, फिर सु मिलते ही नामी भावो अमी अंत पंचम्या, वो सूत्र से अम्भाव हुआ, अम्भाव होते ही अमी पूर्व से प्रथम को लिया गया, प्रथम आदेश हुआ और उसके बाद उपजरसम रूप बना। तो ये आपका उपशरदम, उपजरसम, प्रतिविपाशा, ये सब बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़े से एक दो सूत्र इसमें टच प्रत्यय आने की वजह से और एक सूत्र एक्स्ट्रा आने की वजह से बच्चे इसको करते नहीं है, फिर उन्हें वो कठिन लगने लगता है। अब उसके बाद ये आपका जो सूत्र आ रहा है अनश्च और नस्तद्धिते, ये परीक्षा में लिख के रखा रहता है, हर साल आता है और पूछा भी खूब जाता है। इसकी बड़ी लंबी कहानी है और इसको ध्यान देने की विशेष जरूरत है। अनश्च, अनश्च मतलब अन जिसके अंत में हो, ऐसा अगर अव्ययी भाव समास में हो तो उसके भी समासांत में यानी आखिरी में टच प्रत्यय आएगा। क्या है? अन हो, अन जिसके अंत में हो, जिस भी सामासिक पद के अंत में अन हो और अव्ययी भाव के अंतर्गत आता हो तो उसके आखिरी में टच प्रत्यय होगा। अब क्या है? उपराज वर्ड था, उपराज, उपराजन वर्ड था यानी कि राज्ञा समीपे, लौकिक विग्रह क्या हुआ? राज्ञा समीपे, और अलौकिक विग्रह क्या हुआ? राजन यस उप। ठीक है, अब इसमें कहा है कि उपराजन अगर अंत में हो तो राजन के आखिरी में देखिए अन लगा हुआ है, तो अन देखते ही यहाँ पर टच प्रत्यय आ गया। अब ये सूत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक तो टच प्रत्यय किस किस रूप में आ रहा था, जरा शब्द हो, शरद शब्द हो, ऐसे हो तब उसमें जो है हम टच प्रत्यय लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर उप राजन में टच प्रत्यय किस रूप में आ रहा है? अनश्च सूत्र से आ रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि टच इसमें भी आ रहा है, टच उसमें भी आ रहा है, कहीं आप गलती से ये ना लिख दें कि इसमें शरद प्रभृतिभ्य के अर्थ में या उसके सूत्र के अर्थ में यहाँ पर टच प्रत्यय आया। उपराजन में टच प्रत्यय आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अनश्च सूत्र के माध्यम से, तो ये ध्यान रखें। अब इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसमें दिया हुआ है न तद्धिते, न तद्धिते, दो वर्ड है न और दूसरा वर्ड है तद्धित, तद्धित में हो। जो राजपद है, बेटा कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो अपने आप को। जो राजपद है वह तद्धित में है। तद्धित मैंने आपको बताया था कि तद्धित प्रकरण उनके अंतर्गत आते हैं जैसे कोई शब्द रूप, कोई प्रातिपदिक, तो वो तद्धित होते हैं, और अगर क्रिया हो रही है तो वो धातु होते हैं या कृदंत होते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि न तद्धिते, तद्धित में हो तो और ना हो अंत में, उनको
क्या कर देंगे, हम लोप कर देंगे उस अन का, ठीक है। और टच तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ऊपर अनश्च सूत्र टच लगाने को कह ही रहा है, और वो बार बार कह रहा है कि समासांत में टच लगाओ, तो हम अभी उसे लगाएंगे, पर हम आखिरी में लगाएंगे, सामासिक पद के लास्ट में। पहले हम उपराजन शब्द को देखते हैं। अब इसमें क्या है, इस जो नस तद्धित है, इसमें दो संज्ञा आई है। एक संज्ञा है भ और दूसरी संज्ञा है टी। संज्ञाएं कई प्रकार की होती हैं, किसी को भी कोई भी संज्ञा दी जाती है, जैसे समाहार संज्ञा दे दिया, स्वरित संज्ञा दे दिया, टी संज्ञा दे दिया, भ संज्ञा दे दिया, और अभी पीछे उपसर्जन संज्ञा दी थी, जैसे अभी भी हमने पीछे पढ़ा भाव में कि उपसर्जन संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर दो प्रकार की संज्ञा आई है, एक भ संज्ञा और दूसरी टी संज्ञा। अब यचिभम सूत्र कहता है, एक सूत्र है कि अगर पद संज्ञा प्राप्त कराने वाले यकार हो या स्वर से आरंभ होने वाले हैं, तो उस पद की संज्ञा ना होकर भ संज्ञा होती है। तो हमें भ संज्ञा पे फोकस नहीं करना है, हमें अचो अंत्य आदि टी ये सूत्र लेना है। अचो अंत्य आदि टी। अच यानी कि अंतिम स्वर, अच में क्या आता है, सारे स्वर आते हैं, ठीक। अच हम बोलते ही अच प्रत्याहार में सारे स्वर आएंगे। तो कह रहा है किसी भी शब्द के अंत्य अच, अंतिम स्वर से लेकर, अच का मतलब ये स्वर, स्वर में सारे स्वर आएंगे, तो अंतिम स्वर से लेकर के अंत तक समूह में टी कहलाता है। ये अभी आपको मैं रीड कर रही हूँ, जब इसको मैं ब्लैक बोर्ड बताऊंगी तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन आपको रीड करना इसलिए जरूरी है, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि आप भी कुछ सीखेंगे। तो उसको टी संज्ञा कहलाता है। अब इसमें मान लो उपराजन है और टच प्रत्यय लगा हुआ है, अब इसमें तो बहुत सारे स्वर हैं, किसको टी संज्ञा कहना है, तो कहता है कि टी संज्ञक उसको कहो यानी कि जो अंतिम स्वर हो। तो इस पद का यानी कि उपराजन पद का अंतिम स्वर क्या है, कोई मुझे बता सकता है? उपराजन का अंतिम स्वर क्या है, का बताओ। अनय मैम, अन। हाँ, अ, ठीक है, अंतिम स्वर अ हो गया, यानी ज के बाद वाला। तो हम उपराज तक को नहीं लेंगे, अंतिम स्वर अ से लेकर के और लिखा है अंत तक, और आखिरी में जितने भी वर्ण आ गए यानी कि अक्षर आ गए वो सब ले लेंगे, उन सबको टी संज्ञक होगा। तो यहाँ पर उपराजन में अन को टी संज्ञक हुआ। अब इसमें क्या है, जिसको भी जिस भा को, या चिभम कहता है जिस भा को टी संज्ञक हुआ, यानी कि यहाँ पर जो उपराजन है वह भ है, और उस भ यानी कि अन को टी संज्ञक होने के कारण नस तद्धित सूत्र से उस टी का लोप हो गया, यानी कि पूरा का पूरा अन का लोप हो गया, और केवल बचा उपराज और टच वाला अ। तो टच वाला अ तो आप पहले भी जानती हैं कि चूटू से लोप करना, तस्य लोप, फिर तस्य लोप से लोप करना, चूटू से इत संज्ञा। यहाँ पर बस एकदम ध्यान देने वाली बात है कि अचो अंत्यादि सूत्र आपको देना पड़ेगा। अचो अंत्यादि टी में यहाँ आप लिखेंगी कि प्रकृत सूत्र में कहा गया है कि अंतिम स्वर से लेकर के अंत तक जितने भी अक्षर समूह है वो टी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर उपराजन में आखिरी जो स्वर है वो अ है, और अ के बाद अगला व्यंजन न है, तो अ से लेकर के अन्न तक यानी कि अन्न को टी संज्ञक हुआ। और यहाँ पर ये जो नस तद्धित सूत्र है वो कहता है कि जिसको भी टी संज्ञक हुआ है उसका तुरंत लोप कर दो बिना देरी की। तो यहाँ पर उपराज रूप बचा, क्योंकि इसके अ का भी और न का भी इस नस तद्धित ने लोप कर दिया, उपराज रूप बचा। उपराज का रूप होने के बाद उसके साथ अ आया, फिर उसके सु आने पर उसका अमीभाव हुआ, और अमीभाव के इसमें टाइम आ रहा है रनिंग, अमीभाव होने से इसके पूर्व रूप एकादेश होकर उपराजन रूप बन। अब ये नीचे लिखा है उपराज की तरह ही आध्यात्म की भी सिद्धि होगी। मैं आपको बता दूं उपराजन और अध्यात्म परीक्षा में बहुत आता है, और अध्यात्म देता है, बच्चे ये भी नहीं बता पाते हैं कि ये अव्ययी के अंतर्गत आता है, कोई तत्पुरुष लिखता है, कोई केवल समास लिखता है। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और पूरे अच्छे तरीके से आप इसे फोकस करिए, पूरा बढ़िया से रिवाइज करिए। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये टाइम भी इसका अप होने वाला है, ठीक है।